प्यारे बच्चों, आप सबका जय महादेव विद्याकुल परिवार में स्वागत है। हम लोग चलते हैं आज गद्य का पहला पाठ, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इस पाठ की शुरुआत करते हैं। इसके बाद जो है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसकी व्याख्या थोड़ा सा अंश इसमें से शुरुआत। चलिए ठीक। चलिए क्लास को सबसे पहले शेयर कर दीजिए। सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे बच्चे आ जाएं और फिर क्लास की शुरुआत हो। सब कुछ क्लियर है? वॉइस जा रही है? ठीक है ना? चलते हैं। आज हम लोग जो है ठीक है भाई, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी के विषय में बात करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद फिर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है का फर्स्ट पार्ट, व्याख्या का अंश, इसको भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, अब चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी। आप लोग हाई स्कूल सब लोग पढ़ करके पास करके आए हैं 11th में, और 11th की क्लास का आज ये पहला टॉपिक गद्य का, और जिसमें जीवनी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जीवनी के लिए भाई 80 शब्द में जीवनी लिखनी है। ये क्या है? ये बोर्ड का मानक है। बोर्ड का मानक है कि 80 शब्दों में जीवनी को बच्चे प्रस्तुत कर दें। इससे कहने का मतलब ये है कि कम शब्दों में, सारगर्भित शब्दों में क्या किया जाए, अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी, अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी छात्र रखें और अच्छी उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ये मकसद होता है। इसी मकसद से मैंने कुछ प्रयास किए हैं और मुझे विश्वास है, आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। और पसंद आना तो अलग की बात है, ये निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक दिलाने में, और सारगर्भित जानकारी प्राप्त करने में बहुत सहायक होगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे हेडिंग डाल देंगे कॉपी में आप। उसके बाद लिखेंगे जन्म 9 सितंबर सन 1850, 9 सितंबर सन 1850। जन्म स्थान है काशी उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश। पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास। पिता का नाम है गोपाल चंद्र गिरिधर दास। माता पार्वती देवी। मृत्यु 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी। 6 जनवरी सन
85 ईस्वी, भाषा ब्रजभाषा, खड़ी बोली। भारतेंदु युग के प्रवर्तक क्या है? इन्हें युग प्रवर्तक के युग प्रवर्तक के सम्मान से भी संबोधित किया जाता है। हिंदी साहित्य में गद्य काल में युग प्रवर्तक कवि के रूप में, युग प्रवर्तक लेखक के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। भारतेंदु जी गद्य और पद्य दोनों विधाओं में काव्य सृजन करते थे। क्या करते थे? इनका सृजनात्मक कार्य जो था भाई, ये दोनों विधाओं में था, गद्य में भी था और पद्य में भी था। अर्थात इन्होंने गद्य में भी रचनाएं की हैं, पद्य में भी रचनाएं की हैं, लेकिन आज जो हम लोग टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो गद्य का टॉपिक है। तो हम लोग क्या करेंगे? गद्य के टॉपिक के भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती, इस पाठ को पढ़ेंगे। इनकी रचना है विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, रत्नावली, फिर धनंजय विजय, भारत जननी, दुर्लभ बंधु, भारत दुर्दशा। क्या है भाई? भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, लीलावती, मदालसा आदि। ये इनकी क्या है? ये रचनाएं हैं भाई। ये क्या हैं? रचनाएं हैं भारतेंदु जी की। अब इतना मैटर आप जीवनी के रूप में सबसे पहले लिख देंगे और इसके आगे क्या लिखना है तो आपको अगली स्लाइड में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जिसके विषय में हम आप दोनों लोग बात करेंगे। अब दूसरी इनकी विशेषता ये कि 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा और 1873 ईस्वी में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। ठीक है ना? और कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, दो पत्रिकाएं और पत्र जिनका इन्होंने संपादन किया, जिनका नाम था 1868 में प्रकाशित होने वाली कवि वचन सुधा। और ये प्रश्न बेटा हिंदी साहित्य के इतिहास में, ये प्रश्न जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में या साहित्य के इतिहास में ये कहां पूछा जाता है? बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में ये पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब पहली विशेषता भारतेंदु जी की दो सबसे प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। भारतेंदु जी कवि, नाटककार, निबंधकार, संपादक, समाज सुधारक, गद्य के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। इनकी क्या क्या विशेषताएं बता दिया भाई। ये गद्य भी लिखते हैं, नाटक भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं, पत्र पत्रिकाएं भी लिखते हैं और इनकी रचनाओं में समाज सुधार की स्थिति देखने को मिलती है। बाल्यावस्था से ही काव्य सृजन करने लगे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने क्या किया? बचपन से ही क्या किया? बचपन से ही काव्य सृजन शुरू कर दिया। बचपन से, कम आयु से काव्य सृजन करने लगे और समय के अनुसार भारतेंदु की पदवी से इन्हें विभूषित किया गया। कौन सी पदवी भाई? भारतेंदु। भारतेंदु क्या है इनका?
एक पद है जो सम्मान के रूप में, उपाधि के रूप में इनको दिया गया। इनका नाम क्या है? भारतेंदु जो है, और इनका नाम है हरिश्चंद्र। ठीक है ना, भारतेंदु उपाधि हो गई। जैसे लिखते हैं ना कि डॉक्टर, जैसे राम कृष्ण ना, तो ये डॉक्टर जो है ये क्या है भाई? उपाधि है। उसी तरह से भारतेंदु इनकी क्या है बेटा? उपाधि है। बस समझ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलते हैं शैली की दृष्टि से। इन्होंने, भारतेंदु जी ने वर्णनात्मक, विचारात्मक, विचाराणात्मक और भावात्मक शैलियों में निबंध की रचना की है। अब किसी विषय को प्रस्तुत करने की एक अपनी कला होती है। एक कहने का, बताने का, समझाने का हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है। आप देखते हैं कि जितने भी टीचर से पढ़ेंगे वो कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से उसी चीज को, जो फैक्ट तो देखिए एक है, फैक्ट तो एक है, जो है सो है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन हर टीचर उसी फैक्ट को अलग अलग तरीके से क्या करता है? प्रस्तुत करता है। आपके लिए कौन अच्छा है? जिसकी भाषा सरल हो, जो आपको समझा सके, सहजता से समझा सके। आपको टीचर के ज्ञान से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। आपको मतलब किस बात से है कि आपको अच्छी तरीके से कौन समझा सकता है, आपको अच्छा कौन पढ़ा सकता है। पढ़ाना अलग विषय है, ज्ञान होना अलग विषय है। उसी तरह से ज्ञान होना अलग विषय है और साहित्य सृजन करना अलग विषय है। इस शैली में क्या किया? वर्णन करके, माने विस्तार से अपने विचार के रूप में कुछ तथ्य प्रस्तुत किए, कुछ भावनाओं के वशीभूत होकर के जो है क्या किया? तथ्य प्रस्तुत किया। इन्होंने शैलियों की रचना की। इन्होंने शोध शैली, भाषा शैली, प्रदर्शन शैली, कितनी शैलियां भैया? शोध शैली, किसी के विषय में बहुत गहराई से जाकर के उसकी जानकारी करना। फिर भाषा शैली, भाषा की भी अपनी एक विशेषता होती है। उसके बाद यह प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण जिसको कह सकते हैं, की भी रचनाएं। इनकी भाषा क्या है? व्यवहारिक है। व्यवहारिक माने जो हम एक दूसरे से व्यवहार के समय बोल सकते हैं, कह सकते हैं, और बोल चाल के निकट है। क्या है? जैसे सामान्य भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है, वैसा ही है। प्रवाहमयी माने गतिशील है। प्रवाहमयी क्या है भाई? गतिशील है। इन्होंने काव्य में ब्रज भाषा और पद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। क्या किया है भाई? काव्य में इनकी भाषा, ध्यान रखिएगा कि इनकी दो भाषाएं हैं। जब काव्य का सृजन ये करते हैं, जब काव्य का सृजन करते हैं तो इनकी भाषा क्या है? ब्रज है। और जब ये गद्य की रचना करते हैं या गद्य लिखते हैं तो इनकी भाषा क्या है? खड़ी बोली। दोनों विधाओं में जब ये रचना करते हैं तो इनकी क्या है? भाषा बदल जाती है। इसका मतलब ये भी होता है बेटा कि इनका दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे चलते हैं कि भाषा को सजीव बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? भाषा को सजीव बनाने के लिए इन्होंने लोकोक्तियों का और मुहावरों का प्रयोग किया है। लोकोक्तियां और मुहावरा क्या करती हैं? भाषा को सजीव बनाने का क्या है? माध्यम है। ठीक है? सजीव माने अगर किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है ना भाई? कहीं पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए बताइए, समझ में आ रहा है बात?
समझ में बात आ रही ना? समझ में बात आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? कोई बोल नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है। हाँ, ये नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यही जब लिख देते हो तो हमें लगता है कि चलो कोई पढ़ भी रहा है, कोई सुन भी रहा है। और जब आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो तो लगता है कि हम ऐसे ही बोलते चले जा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ये लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गए हैं भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। क्या है? कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसका जो शीर्षक दिया गया है, अब शीर्षक का मतलब यह है कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, इसमें यह रास्ता दिखाया गया है। अगर आपको कोई रास्ता दिखा रहा है कहीं भी जाने का, आने का या पढ़ने का, तो आपको कुछ सावधानियां भी बताएगा ना। सावधानियां होता है ना जब पढ़ने लगते हैं तो अर्थ निकालते समय थोड़ा संभल जाना, सवाल लगाते हुए संभल जाना। अगर एक भी गलती हो गई तो फिर, अगर छोटी से छोटी भी गलती हो गई लगाते हुए मैथ के सवाल को, तो उसका जो रिजल्ट है बेटा ना, वो बिल्कुल नकारात्मक हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर एक छोटी सी गलती हो गई, एक जगह कैलकुलेशन में एक घट या बढ़ गया या प्लस माइनस हो गया, तब क्या होने वाला है? फिर सवाल की सिद्धि नहीं होने वाली है। सवाल क्या कर सकता है? फिर सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए क्या करना होगा? बहुत सावधानी से। तो फिर क्या करते हैं कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारत को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कैसे किया जा सकता है। और जब प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने की बात आएगी तो क्या हमें करना चाहिए? दो चीजें ना। प्रगति के मार्ग के दो तरीके बनेंगे भाई आगे बढ़ने के, कि क्या करना है या क्या करना है, कर्म युक्त होना है, कर्तव्यनिष्ठ होना है, या करणीय कर्तव्य। क्या करना चाहिए? करणीय कर्तव्य। और क्या होगा, क्या नहीं करना चाहिए। भाई सावधानी तो होगा, प्रयोग भी करना है और सावधानी से भी करना है। बिल्कुल सावधान हो करके, चैतन्य हो करके, गलती शून्य हो करके, माने गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलत हुआ तो क्या हो जाएगा? फिर कार्य की सिद्धि नहीं हो सकेगी। एक चीज और मैं बताता हूं, एक कहावत है कि जितना भी बड़ा आपका शत्रु हो या दुश्मन हो या लक्ष्य हो, शत्रु हो, दुश्मन हो या लक्ष्य हो, जितना बड़ा होगा उसको सिद्ध करने में, उसको हराने में, उस पर विजय प्राप्त करने में उतनी ही सावधानी की जरूरत है। उतना ही सावधान रहेंगे, क्योंकि अगर गलती हुई, आपने जो योजना बनाई उसमें गलती हुई, तो आपका कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि आज बड़े आनंद का दिन है। क्यों भाई बड़े आनंद का दिन क्यों है? कौन सी ऐसी बात हो गई कि बड़ा खुशी मनाने की बात है? इसलिए खुशी मनाने की बात है
कि इस छोटे से नगर बलिया में इतने मनुष्यों को एक साथ बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। मानव की ये विशेषता रही है, मानव का ये स्वभाव रहा, उसका ये गुण रहा है कि क्या होता है भाई, जब एक दूसरे से मिलते हैं, आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं, तब क्या होता है, जब प्रसन्नता के भाव उठते हैं। क्या होता है, प्रसन्नता के भाव। प्रसन्नता के भाव क्या होंगे भाई, प्रकट होंगे, प्रसन्नता के भाव उठेंगे। तो जब क्या कहते हैं, एक दोहा भी लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आंखों को देखने से, बड़ी बड़ी आंखों को देखने से आंखों को सुख और शांति मिलती है, ठीक उसी प्रकार से अपने परिवार को, अपने कुटुंब को आगे बढ़ता देख करके क्या होता है, आनंद और सुख की अनुभूति होती है। तो जब सब लोग इकट्ठा होंगे, समाज इकट्ठा होगा, पारिवारिक लोग इकट्ठा होंगे, इसीलिए हमारे यहां क्या होता है, सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में, सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में परिवार, रिलेशन के लोग, संपर्क के लोग, मित्र लोग, इष्ट लोग, या जिनसे भी हमारा आत्मिक या क्या है, कह सकते हैं आत्मिक संबंध है, रिलेशंस के संबंध हैं ना, जो हमारे संबंधी हैं, सुख और दुख में हम एक साथ मिल करके एक दूसरे के सुख और दुख को जानने का प्रयास करते हैं, उसके सुख में और दुख में शामिल होने का प्रयास करते हैं। तो कह रहे हैं कि बड़े उत्साह का दिन है, बड़े खुशी का समय है, इस इतने सारे लोग एक स्थान पर इकट्ठे हैं। कह रहे हैं इस अभागे देश में जो कुछ हो जाए, ये देश कैसा है, दुर्भाग्यशाली है, अभागा है। अभागे माने भाग्यहीन, ठीक है, क्या है ये, भाग्यहीन है। इस अभागे देश में जो कुछ हो जाए वही अच्छा है, वही श्रेष्ठ है। क्यों, क्योंकि यहां लोग कर्महीन हैं। कर्म करने में क्या होता है, आलस्य करते हैं, कर्म करने में आलस्य करते हैं। और जब आलस्य करेंगे, जब कर्म के प्रति झुकाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा भाई, तब क्या होगा, तब आप क्या हो जाएंगे, वो आपका भाग्य आपसे निश्चित रूप से रूठ जाएगा। कर्म और भाग्य, बेटा कर्म और भाग्य एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों पार्ट हैं। कर्म के बिना भाग्य का उदय नहीं हो सकता है, और भाग्य के बिना आप कर्म भी नहीं कर सकते हो। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, दिखते अलग अलग जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे के कारण ही उसका वजूद है और अस्तित्व है। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताएं, किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ ठीक है, 9 में दोहा है। अब तो 9th और 10th भी क्लास शुरू होने वाली है, आप लोग बिल्कुल डटे रहिएगा। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, क्या कहते हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी हैं और बड़े बड़े मशगूल इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन के सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी लोग कैसे हैं भाई, रेल की गाड़ी के डिब्बे हैं। क्या है, रेल की गाड़ी, और क्या है वो, डिब्बे हैं बेचारे। क्या है,
भाई डिब्बे में क्या होता है, 100-200 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है, मान लीजिए 100 लोगों की होती है। लेकिन क्या है, क्या डिब्बे जिस प्रकार से सैकड़ों लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में समर्थ हैं, उसी तरह से हमारे अंदर भी, भारतीयों के अंदर भी क्षमता है। एक एक भारतीय सैकड़ों लोगों को ना, एक भारतीय सैकड़ों लोगों को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकता है। उसमें इतनी क्षमता है, डिब्बे में भी क्षमता है और भारत के लोगों में भी इतना सामर्थ्य है, वो भारत को उन्नति के शिखर पर ले जा सकता है। इतना ही नहीं, सैकड़ों लोगों को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकता है। हां, ये सामर्थ्य है, लेकिन क्या करे बेचारे, बस आकर्मण्य हैं, वो अपने से कुछ करना नहीं चाहते हैं, उनको धक्का चाहिए, उनको खींचने वाला चाहिए। जैसे रेल के डिब्बे, चाहे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, एसी क्लास, जो कुछ भी है, वो सब हैं, लेकिन स्थिर हैं, उनमें गतिशीलता नहीं है, वो अपने आप कर्मरत नहीं हो सकते हैं। जब अपने आप कर्मरत नहीं हो सकते, तब क्या करना पड़ेगा, उनके लिए एक इंजन की व्यवस्था की गई है। इंजन आगे लगा होता है और जितनी तेजी से इंजन खींचता है, और रेल की गाड़ी के डिब्बे भी उतनी ही तेजी से उसके पीछे पीछे चलते चले जाते हैं। तो यहां पर कहने का भाव क्या है सर, क्या है भैया, यहां पे कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से रेल का इंजन रेल के डिब्बों को तीव्र गति से आगे ले जा सकता है और जितना चाहे उतना तीव्र ले जा सकता है, तो जो हमारे भारतीय हैं ना, अगर इनका कोई मार्गदर्शन करे, इनको कोई धक्का देने वाला हो, इनका कोई नेतृत्व करने वाला हो, इनके कोई आगे आगे चलने वाला हो, तो ये भी विशेषता है कि ये किसी से पीछे भी नहीं हो सकते हैं। पीछे तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन पहले तो शुरू करेंगे ही नहीं, और शुरू करेंगे तो पीछे होंगे नहीं। अरे देखो, डिब्बा और इंजन दोनों एक साथ रहते हैं, पीछे नहीं हो सकता है, पीछे लगा जरूर रहता है, लेकिन जहां रहता है वहीं स्थिर रहता है। उससे एक सूत भी उसकी दूरी बढ़ती नहीं है। उसी प्रकार से जिस स्थिति में, जिस कर्म भूमि में, और जहां भारतीयों को डटा देंगे, और अगर आपने कायदे से उनका नेतृत्व कर दिया, उनको मोटिवेशन चाहिए, उनको उनकी ऊर्जा को जगाना होगा। अगर आपने उनकी ऊर्जा को जगा दिया, उनके आत्मविश्वास को जगा दिया, उनकी क्षमता को जगा दिया, उनके मनोभाव को जगा दिया, उसमें उनके आत्मसम्मान को हिला दिया, उनके आत्मसम्मान को बढ़ा दिया, तो निश्चित रूप से वो संसार में वो कर जाएंगे जो आज तक किसी ने न किया होगा। लेकिन अब समस्या ये है कि एक एक आदमी को जगाना, चैतन्य करना क्या इतना आसान है क्या? एक एक आदमी को जगाना, चैतन्य करना क्या इतना आसान है क्या? ना, आसान है सबको जगाना। अच्छा, आपको ही कोई ऐसी बात लग जाए कि नहीं हमको ये करना है, तो क्या कर जाओगे? आसमान भी झुका सकते हैं। भारतीयों में वो क्षमता है, वो दम है, और अभी आपने देखा भी है। देखा है कि नहीं देखा है? देखा कि नहीं देखा? क्या अनुभव किया कि भारतीयों में कितनी क्षमता है? भारतीयों में बहुत क्षमता है, बहुत क्षमता है। ये अलग बात है कि हम उस क्षमता का कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, ये बड़ी बात है, ये बड़ा विषय है। आपने देखा भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान, भारत की उन्नति, जिसको देख करके संपूर्ण संसार आश्चर्यचकित हो गया है। अभी कोविड के समय भारत की दवाएं, भारत के डॉक्टर ने क्या किया? पूरे संसार में तहलका मचा दिया है।
इतना ही नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपना क्या है, लोहा मनवाया है भारत ने। अभी किसी को कुछ पूछना है कि नहीं पूछना है? किसी को कुछ पूछना है कि नहीं पूछना है? कहीं पे किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जहां भी प्रॉब्लम हो रही वहां बताइए कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। अब आगे, ठीक है, आरती जी बताएं आगे। ठीक है, ठीक है बेटा, यूट्यूब पर चले जाओ, वहां पे पूरी क्लास का टाइम टेबल पड़ा है ना, टाइम टेबल पड़ा है, वहां पे जाकर आप लोग देख सकते हो कि कब कौन सी क्लास चलती है ना, कब कौन सी क्लास चलती है। ये जब आप देख लोगे, एक बार देख लोगे और कॉपी में एक जगह नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद आपको मिल जाएगा और टाइम भी मिल जाएगा, सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, डे भी मिल जाएगा। और इस तरह एक एक क्लास में हम कितने लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, कहते हैं इनसे बस इनसे इतना कह दीजिए कि का चुप साध ही रहा बलवाना। केवल इतना कहना है, केवल इतना ही कहना है कि का चुप साध ही रहा बलवाना। हे भारतीयों, क्यों चुप हो, तुम सामर्थ्यवान हो। ये कहां की? ये भैया लंका कांड की जो है, क्या है ये, दोहा चौपाई है। लंका कांड की क्या है ये, चौपाई है। लंका कांड कहां है? रामचरितमानस में। रामचरित मानस में इसकी रचना की है तुलसीदास ने। इसकी रचना की है तुलसीदास ने। क्या बताना चाहते हैं? ऐसा बताने का मतलब होता क्या है कि हनुमान जी में बहुत सामर्थ्य था, बड़ी क्षमता थी, लेकिन जितनी क्षमता थी उतना वो क्या कर रहे थे, उधम भी कर रहे थे, उत्पात भी कर रहे थे, लोगों को परेशान भी कर रहे थे। तो उनको क्या हुआ, उनको ऋषि ने श्राप दे दिया। श्राप दे दिया कि अब तुम्हें तुम्हारा बल भूल जाएगा। तुम्हारा बल क्या हो गया, भूल जाएगा, और जब कोई याद दिलाएगा तब तुम्हें तुम्हारा बल याद आ जाएगा। अब क्या हुआ सारे बानर, सीता माता की सब लोग जानते होंगे, लगभग सब लोग जानते होंगे कि सीता माता ने की खोज के लिए पूरे बानर समुद्र के किनारे इकट्ठा हुए। कोई कहता है मैं पार जाऊंगा, कोई कहता भाई मैं जाऊंगा, कोई कहता है मैं जाऊंगा तो लेकिन नहीं पाऊंगा, कोई कहता है मैं बूढ़ा हो गया, नहीं मैं चला जाता। तो तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। अब हनुमान जी क्या है, चुपचाप बैठे हुए हैं। चुपचाप जो है एकांत में बैठे हुए हैं, जैसे भारतीय लोग बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, जो जैसा कर रहा है अपना चल रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब जामवंत ने देखा हनुमान जी की तरफ। किसने देखा भाई? जामवंत ने। जामवंत ने देखा कि अरे हनुमान जी तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, और जामवंत को यह बात पता थी कि इनमें बहुत सामर्थ्य है, बहुत क्षमता है, बहुत काबिलियत है, जैसे भारतीयों में बहुत काबिलियत होती है। लेकिन क्या है, ये अपनी ताकत को भूल गए हैं। उनको बल
फिर जामवंत ने याद दिलवाया कि भाई तुम बहुत सामर्थ्यवान हो, कुछ भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, तुम तो ये समुद्र क्या है, तुम तो पूरे धरती को ही डांक सकते हो। ये समुद्र क्या बात है, 100 योजन समुद्र की क्या बात है, 400 कोस ना, ये 100 योजन समुद्र की क्या बात है, तुम तो पूरी धरती डांक सकते हो। और हनुमान जी को फिर अपना बल याद आता है, हनुमान जी को फिर अपना बल याद आता है। लंका जाते हैं और वहां अपने बल का वहां प्रमाण भी देते हैं। क्या प्रमाण दिया उन्होंने वहां जाकर के क्या प्रमाण दिया, हाँ? क्या प्रमाण दिया कि हनुमान जी बलशाली हैं, हनुमान जी बलशाली हैं। इसका क्या प्रमाण दिया भाई, सामर्थ्य है उनमें, सामर्थ्य है। उन्होंने क्या ऐसा प्रमाण दिया ना, प्रमाण दिया ना जाकर के। सबसे पहले क्या किया, गए भाई, सबसे पहले लंकनी को प्रमाण दिया कि तुम किसका मुकाबला कर रही हो, किसका रास्ता रोक रही हो। दिए एक घूंसा, गिर गई, खून की उल्टी होने लगी। वहां से चले भाई, एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण भाई, फिर दूसरा प्रमाण उन्होंने अशोक वाटिका में दिया, वहां के सिपाहियों को, वहां के रखवालों को, और यहां तक कि रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी स्वर्ग भेज दिया। दूसरा प्रमाण दे दिया। तीसरा प्रमाण दिया फिर क्या, जाकर के लंका के दरबार में रावण के सामने बिल्कुल निष्ठल और निडर होकर के खड़े रहे, बातें करते रहे, बातचीत चलती रही अपना, वहां भी नहीं डरे, जबकि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, फिर भी डर नहीं। चौथा प्रमाण क्या दिया, चौथा प्रमाण लंका को स्वाहा कर दिया। चौथा प्रमाण लंका को स्वाहा कर दिया। तो अपने बल का, अपने पौरुष का, अपने सामर्थ्य का प्रमाण दिया। उसी प्रकार से भारतीयों को अगर क्या किया जाए, उनके बल को, उनके पौरुष को, उनके सामर्थ्य को याद दिलाया जाए, उनकी शक्ति को जगाया जाए, तो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको वो सिद्ध न कर दें, जिसको वो कह न दें, जिसको वो प्रमाणित न कर दें। लेकिन समस्या ये है कि वहां तो जामवंत थे भाई, यहां कोई जामवंत नहीं है। अब सभी सो गए हैं भाई, कि कोई तो कोई जिम्मेदारी निभाए। जैसे वहां पर हनुमान के बल को याद दिलाने का काम जामवंत ने किया था, यहां तो याद दिलाने का काम भी कोई करने वाला नहीं है। अब जब 100% आलसी है तब क्या होगा, अरे कम से कम 2, 4, 5% होते, कर्मयुक्त होते, लोगों को बताते कि भाई तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तब उनमें क्षमता आती। और फिर क्या होता, फिर निज सामर्थ्य से ऊपर बढ़कर अपना कार्य कर जाते, और भारतीयों का गौरव, भारतीयों का झंडा, उनकी बुद्धि, उनका मस्तिष्क संसार में सबसे ऊपर होता। लेकिन है क्या, समस्या यह है कि वो बल याद कौन दिलावे। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, याद दिलाना पड़ेगा ना। अब जब बल जगा तो प्रमाण मैंने बताए, उसी प्रकार से अब जब भारतीयों का पौरुष, उनकी क्षमता जागृत होगी तो उसका प्रमाण देखने को मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। भारत आर्य देश रहा है, श्रेष्ठ देश रहा है, आर्यावर्त के नाम से संबोधित हुआ है। संसार में भारत की उपस्थिति, भारत का ज्ञान, विज्ञान, दर्शन सबसे श्रेष्ठ रहा है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, लेकिन आज उसकी दिशा ही बदल गई है, उसकी दशा ही बदल गई, दिशा भी बदल गई, दशा भी बदल गई। दिशा माने गति, जिस दिशा में जा रहा है वो, और दशा माने स्थिति।
क्या भारत की स्थिति हो गई है। जो सबको ज्ञान बांटता था, जो सबको धर्म बांटता था, संस्कार बांटता था, आज वो खुद दूसरों के गंदे संस्कार को ग्रहण करने में गर्व महसूस करता है। ठीक है ना, समझ में आ रही ना बात। फिर क्या कह दिया, करें सो बल कौन याद दिलावे, वो बल वो क्षमता कौन जागृत करे। कहते हैं या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या हाकिम। कहते हैं भाई या तो राजा, ये हिंदुस्तान के जो राजा हैं उनको क्या जरूरत है भारत उन्नति करे, भैया वो तो राजा बने ही हैं, उनसे क्या लेना देना है। वो दूसरे का, ये दूसरे के कल्याण के विषय में क्यों सोचेंगे, वो तो राजा है ही है, संपन्न जीवन है, आराम से चल रहा है, बिल्कुल संपन्न जीवन है, आराम से चल रहा है। क्या जरूरत है कि भारत की उन्नति हो। भारत की उन्नति हो और चाहे ना हो, हमारी उन्नति हो, हम उन्नति पर हैं, हम राजा हैं, हम समर्थवान हैं, हम क्षमतावान हैं, हम धन वैभव से संपन्न हैं। लेकिन ये जो तुच्छ मानसिकता है, जो स्वयं के विचार हैं, जो स्वयं कोई भारत समझ बैठा है, ये सबसे बड़ा दोष है। क्योंकि भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो दर्शन है, वो कैसा दर्शन है भाई, वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है। वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है, पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है। जब इस दृष्टिकोण से आप काम करेंगे तो ये चाहेंगे परिवार का हर सदस्य संपन्न हो, परिवार का हर सदस्य समृद्ध हो, परिवार का हर सदस्य उन्नति के मार्ग में क्या करे, अपना योगदान देने वाला हो। बात समझ में आ रही है। कहीं पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कुछ चीज पूछना तो नहीं है, किसी को बताइए भाई। किसी को कहीं पे कुछ पूछना है तो बताइए। अगर किसी को कहीं पे कुछ पूछना है तो बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, ओके ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही मुझे तो, सब लोग तो ठीक ही कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास के लिए आप सबको मेरी तरफ से, जय महादेव एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना, सीखते रहिए, जहां प्रॉब्लम हो उसको बताते रहिए। और आज की क्लास के लिए, आज की स्पेशल क्लास के लिए, लाइव पढ़ रहे बच्चों के लिए मेरी तरफ से, और जो बाद में पढ़ेंगे लाइव के बाद, कुछ लोग टाइम से नहीं आ पाते हैं, टाइम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपकी क्लास 3 बजे से शुरू हो जाएगी, 3 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। हर दिन का टाइम टेबल अलग अलग है, लेकिन क्लास लगातार कंटिन्यू चलेगी, ठीक है ना। हाँ, सबकी जय हो, आपकी भी जय हो। ठीक है, आज की क्लास के लिए आप सबको ओके, थैंक यू, बाय बाय। ठीक है भाई।
है।